तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल, तो हम उस पर बाद पे चर्चा करेंगे। पहले एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड सवाल बहुत आते हैं, खासकर जो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे वो एक आते हैं। जैसे बेसिक पूछा जा सकता है कि मान लीजिए करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड कोई तीन चार फैक्ट दे दिए या तीन चार कॉन्सेप्ट दे दिए, या मान लो कैपिटल अकाउंट, एफडीआई, एफआईआई, ये सब आप जो पढ़ते हो ना, नीर रीर, ये सब इसी में आपको पढ़ना है। मतलब अभी तक हम पढ़ रहे थे भारत के अंदर जो भारत को लेकर अर्थव्यवस्था थी उस पे। अब भारतीय अर्थव्यवस्था को हम विदेशी संदर्भ में भी देखेंगे। मतलब इंडियन इकोनॉमी को अब हम ये देखेंगे कि उसका फॉरेन में कैसे काम होता है, फॉरेन के साथ उसका कैसे रिलेशन है। या ये कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को अब हम एज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी देखेंगे। क्या देखेंगे? एज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। अभी तक हमने भारतीय अर्थव्यवस्था बस पढ़ी थी, हमने ये नहीं देखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जुड़ती है, क्यों जुड़ती है। ये सब चीजें अभी तक हमने नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब हम इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसको हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में बार बार अगर बोलेंगे तो होगा BOP, है ना, जिसको आप क्या बोलते हो? बैलेंस ऑफ, हाँ ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या पढ़ते हैं ये तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो आया है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो सबसे बड़ी बात है ये आया ही क्यों है, इसको बात करना है। ठीक है, ये क्यों आया है? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी भी तो हो सकती थी ना, इंडियन इकोनॉमी, कि उसका कोई विदेश से संबंध ही ना हो। क्योंकि हम जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि ये कॉन्सेप्ट आया ही क्यों, है ना। ठीक है, तो सबसे मेन बात हमको यही पढ़ना है कि ये आया ही क्यों है। ठीक है, क्या हो गया? ठीक, तो चलो, अगर मान लो भारत के लोग भारत के अंदर ही व्यापार करते रहते, अगर भारत के लोग भारत के अंदर ही ट्रेड करते रहते, खरीदते और बेचते रहते, तो हमें मतलब ही क्या था विश्व से जुड़ने का? नहीं था ना। अभी हम केवल जो बात कर रहे हैं वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं केवल। और वास्तव में देखा जाए तो ये बताओ, भारत यूएसए से क्यों जुड़ा? भारत अन्य देशों से क्यों जुड़ रहा है? कहीं ना कहीं उसका केवल एक ही कारण है, वो है इकोनॉमी। हम कल्चर के लिए नहीं जुड़ते, हम पॉलिटिकल रीजन से नहीं जुड़ते, हम जुड़ते हैं इकोनॉमी के लिए। लेकिन इकोनॉमी से जुड़ने के कारण हमें पॉलिटिकली और कल्चरली अपने आप जुड़ना पड़ जाता है। तो वास्तव में मैं आपको सही बताऊं तो भारत की विदेश नीति, ये अजीब सा आपको लगेगा और एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो भी सकता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी या विश्व में किसी भी देश की जो इकोनॉमी है, एक किसी भी देश की जो विदेश नीति है, वो इकोनॉमी को सेंटर में रखे है, ये एक बड़ा रीजन हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, भारत और चीन पॉलिटिकली हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, ज्योग्राफिकली भी हम एक दूसरे के, मतलब ज्योग्राफिकल तो नहीं कह सकते, लेकिन पॉलिटिकली और कल्चरली हम दुश्मन है। वो डेमोक्रेसी को नहीं मानते, हम डेमोक्रेटिक। वो अलग लोकतंत्र को नहीं मानते, हम डेमोक्रेटिक। तो देखोगे हम बिल्कुल पॉलिटिकली अलग हैं। जैसे ही जापान और सेम चीन में एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन तब भी इकोनॉमिकली हम लोग उनके साथ बहुत बड़ा ट्रेड कर रहे हैं, और इकोनॉमिकली हम जुड़े हैं, इसलिए कभी एक दूसरे के ऊपर युद्ध नहीं करते। चिढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन आर्थिक रूप से हम इतने एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं सारे विश्व में एक दूसरे से, कि हम किसी पे हमला नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं एक बार ये सवाल आता है कि पूरा विश्व जो चल रहा है वो अर्थव्यवस्था के केंद्र में चल रहा है, मतलब इकोनॉमी कंडीशन लीड कर रही है सब कुछ। जैसे चीन और यूएसए की लड़ाई, इकोनॉमिक ट्रेड वॉर हुआ ना, फिर बाकी चीजें होना शुरू हुई ना। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि बड़ी बात समझ लो कि विश्व में जो भी कुछ होता है उसमें इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा रोल है। पर एक बात हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इकोनॉमिक रिलेशन हम बनाते ही क्यों हैं? भारत की क्या जरूरत है विश्व में जुड़ने की? हम इतना तो अपना सामान पैदा ही कर सकते हैं ना, कि भारत के सभी लोग खा पी लें, हम बाउंड्री बंद कर दें अपनी। अरे इसी ग्लोबल इकोनॉमी से तो रिसेशन अंदर आ गया, इसी ग्लोबल इकोनॉमी से हमारे यहाँ कोरोना आ गया, इसी ग्लोबल इकोनॉमी के चक्कर में हम पूरे विश्व की संस्कृति को भारत की संस्कृति में ऊपर दे दिए।
जो आप हिप हॉप कल्चर और ये सब देते हो, दारू सिगरेट, मतलब, है ना, भारत में वैसे दारू तो चलती ही थी, लेकिन जो कूल बनने के नाम पे, ठीक है, वो सब कहाँ से आया? यूरोप के कल्चर से और वेस्टर्न कल्चर से। ये सब आया तो इकोनॉमी के ही दरवाजे से ना। हमने जिस इकोनॉमी के लिए दरवाजा खोला सब उससे आ गया। और ये तो छोड़ो, ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी तरह आ गई थी, जिसने 200 साल तक भारत में एक्सट्रीम लेवल का एक्सप्लॉयटेशन किया। और इकोनॉमी का गेट अगर हम खोलते हैं तो सब कुछ आ जाता है, तो पर सवाल है कि इकोनॉमी का गेट खोलते ही क्यों है? क्या रीजन है कि हम ओपन इकोनॉमी होते हैं? क्या ये हमारी मजबूरी है कि हमारे लिए कोई लग्जरी आइटम है? और एक सवाल, क्यों हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं? सबसे पहला सवाल, क्योंकि जो हम बीओपी पढ़ने जा रहे हैं ना, वो इंटरनेशनल ट्रेड के बाद आया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो हमें पहले ये पढ़ना है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड तो समझ में आ गया आपको, भारत का अन्य देशों के साथ जो व्यापार है उसको कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। ट्रेड समझते हो ना क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन, दैट इज ट्रेड। ट्रेड और बिजनेस में अंतर होता है, मैंने बताया था ना। कहाँ बताया था आपको? मैं एक एक शब्द पे बहुत अच्छे से काम करता हूँ। किस जगह मैंने बताया था कि ट्रेड और बिजनेस अलग अलग चीज होती है? हाँ, आर्टिकल 19 में बताया था कि भारत को ट्रेड और बिजनेस में इंडिविजुअल, मतलब सिटीजन को, दोनों को क्या है? अधिकार है। और ट्रेड और बिजनेस अलग अलग होता है ना, बिजनेस बड़ा पार्ट होता है, ट्रेड उसका छोटा पार्ट होता है। तो फिर एक सवाल है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड करते क्यों हैं और इससे क्या फायदा होता है? ये बताओ, किसी को बता सकते हो? ठीक है, तो ये एक प्रकार से ये कह रही हैं कि रिसोर्स क्राइसिस। ठीक है, रिसोर्स क्राइसिस, तो कहा कि जब हमारे पास किसी चीज का रिसोर्स क्राइसिस होता है तो रिसोर्स, हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों में बढ़ जाती है, जिस कारण हम ट्रेड करते हैं। चलो एक बात ये सही भी है, ठीक है, ये बात सही है। जैसे ऑयल, गोल्ड भारत करता है क्योंकि भारत के पास वो नहीं है, ठीक। तो ये बात है, लेकिन एक जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है तुलनात्मक लाभ। हाँ, मतलब कंपेयर जब करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होना। ऐसा नहीं कि भारत में तेल और भारत में चीजें नहीं हो सकती, कुछ बहुत हो भी सकता है, या दुबई में चावल नहीं हो सकता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से लाभ कहाँ जाता है, सबसे बड़ा बात है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो जब हम कंपेरेटिव मोड में आते हैं तो हमें ये लगता है कि अगर हम दुबई में 1 किलो चावल उगाते हैं तो हमारा जो कॉस्ट है मान लो ये है, लेकिन भारत में जब हम चावल उगाते हैं तो हमारा कॉस्ट, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो जब हम दुबई में चावल उगाएंगे तो ये आएगा, भारत में चावल उगाएंगे तो कम आएगा। तो एक सवाल बताओ हमें कि उगा तो हम दोनों सा कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी का वास्तव में पर्पज क्या होता है? संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, या कह सकते हैं कि संसाधनों का अपव्यय कम से कम करना, मिस यूज कम से कम करना, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज करना। तो अगर ये बताओ, भारत पेट्रोल उगाता है उसका कॉस्ट इतना आता है, लेकिन दुबई पेट्रोल करता है तो उसका कॉस्ट इतना आता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई एक इकाई नहीं है, क्योंकि वहां रुपए नहीं है, है ना, वहां रियाल नहीं है, तो अलग अलग है। तो आप ये मान लो, डॉलर से ही मान लेते हैं अभी हम ना। मान लो अगर वहां 1 किलो चावल है तो उसकी कॉस्ट आती है $10, भारत में 1 किलो चावल की कीमत आती है $3। लेकिन भारत में अगर ऑयल पैदा करते हैं तो 1 लीटर तेल आता है $10 का, लेकिन दुबई में 1 लीटर तेल आता है $3 का। तो आखिर वो चावल और तेल दोनों को उगाता रहे, हम चावल और तेल दोनों को उगाएं, तो 2 किलो 13-13 रुपए लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन अगर हम ये कह दें कि भाई तुम 1 किलो चावल उगाओ, बस भारत वाले से कह दे, और हम कहें तुम 1 किलो तेल उगाओ, और हम दोनों आधा आधा किलो बाद में बदल लेंगे। कहने का मतलब, जिसमें तुम्हारी क्षमता है जो तुम आसानी से कर सकते हो वो काम करो, और जो हमारी क्षमता है, हम जिसको आसानी से कर सकते हैं वो हम करते हैं। और इस तरह एक नया फिनोमिना निकलता है जिसको बोलते हो आप इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में मतलब हर देश उस प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाता है जिस प्रोडक्शन में उसके पास रिसोर्स है,
उसके पास विशेषज्ञता है, स्पेशलाइजेशन है। और ऐसे ही सारे देश अगर तुम देखोगे अपने अपने स्पेशलाइज्ड वाले पार्ट पे ज्यादा काम करेंगे तो उनका स्पेशलाइजेशन बढ़ता ही चला जाएगा। जो इंसान लगातार ज्योग्राफी पढ़ाएगा उसको ज्योग्राफी की समझ बहुत बेहतर हो जाएगी, और जो लगातार इकोनॉमी पढ़ाएगा उसको इकोनॉमी की बेहतर समझ हो जाएगी, और दोनों को अपने संबंध में बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन। अगर एक ही इंसान सब पढ़ाता रहेगा तो उतना फायदा नहीं होगा, है ना। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो हम लोगों ने जो पूरा का पूरा अभी तक 1 से 1.5 घंटे में पढ़ा, ठीक है, तो उसको समझने के लिए, है ना, तो इसीलिए मैं फिर बता रहा हूं कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसका उद्देश्य समझ में आ गया। ये कैसे इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है संसाधनों का अपव्यय उसको रोकता है, लेकिन साथ में विशेषज्ञता को बढ़ाता है। ठीक, हाँ, एक इसकी कमी है कि ये डिपेंडेंसी को बढ़ा देता है, क्योंकि हमारी निर्भरता बढ़ जाती है, तो ये उसकी कमी है। तो सबसे पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों। तो इंटरनेशनल ट्रेड का जो सबसे मेन बात है, जो आपको मैंने 1 घंटे में समझाने का प्रयास किया कि हाँ हाँ, तभी तो ये समझाया है, लिखने वाला काम ही नहीं किया। देखो लॉजिक पढ़ के आया है, लेकिन ये जान के है कि लाइट चली गई है इसलिए दोबारा शुरू हुआ है। ठीक है, क्या करें, ठीक है, लॉजिक पढ़ाया है तो यही काम आएगा ही, बाकी, है ना। ठीक है ठीक है, ठीक, समझ में आ गई बात। हाँ ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अब समझदार। तो इस तरह से हमने इस तरह से हमने समझा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके पीछे क्या रीजन है, लेकिन और भी हम कुछ देखते हैं, ये तो मेन रीजन था। तो आप समझ में आ गया पूरे विश्व में जो व्यापार है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम विशेषज्ञता, हम तुलनात्मक लाभ या मतलब स्पेशलाइजेशन, और हाँ ठीक। चलो अब हम इसको अलग अलग देख लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फायदा हम गवर्नमेंट के लिए, मतलब सरकार को क्या क्या इससे फायदे होते हैं। तो सबसे पहला कि सरकार को क्या फायदा होता है कि मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे, मतलब अपना सामान बेचोगे, मतलब जिसकी जितनी दुकान चलेगी उतनी ही तो आय होगी। बहुत बेसिक सा क्लियर है। अब आपको विश्व नहीं याद करना इस समय, जब भी याद करा करो कि बस आपकी दुकान में कितने बाहर से लोग खरीदने सामान आ जाएंगे एक्स्ट्रा। जैसे मान लो मेरी दुकान प्रयागराज में है, लेकिन अगर केवल प्रयागराज से ही सामान खरीदने आएंगे, अब मान लो फिर प्रतापगढ़ और फाफा मऊ से भी आने लगे तो कस्टमर ज्यादा आएंगे, तो मेरी इनकम ज्यादा होगी ना। और मैंने आपको बिल्कुल बहुत स्पष्ट बताया था कि इकोनॉमी जो होती है उसमें क्या होता है, डिमांड। ये मैंने बताया था कि आपकी अर्थव्यवस्था में जितना लोग सामान खरीदने की इच्छा जाहिर करेंगे, डिमांड, वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने की क्या जाहिर करेंगे, इच्छाएं, जितनी ज्यादा आपके यहां डिमांड लोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपके यहां क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। मतलब जैसे मान लो अगर मेरी दुकान है और ज्यादा से ज्यादा लोग ये कहेंगे कि इस दुकान से सामान खरीदना है, तो मेरी सबसे पहली इच्छा होगी कि उधार लेके बगल में एक दुकान और खोल लो, क्योंकि अब ज्यादा लोग आ रहे हैं। बताया था ना आपको। और जितनी ज्यादा दुकान में खोलूंगा उतने ही लोगों को रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट। और जितना एम्प्लॉयमेंट लोगों के आएगा उतना लोगों के पास क्या आएगी, इनकम। अब मान लो मेरी दुकान में 10 लोग रह रहे हैं, तो वो भी तो खरीदेंगे फिर बाद में कि चलो इसी दुकान से दूध का पैकेट ले लेते हैं, ब्रेड ले लेते हैं, खिलौने ले लेते हैं, तो फिर उससे क्या बढ़ेगा, डिमांड। और फिर यही चीज कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस है। तो डिमांड कहने का मतलब अब आपको 2 चीज समझ में आ रही होगी। ये जब मैंने साइकिल चालू किया था, इस सर्किल को चालू किया था, और अभी जो डिमांड है, 2 तरह की डिमांड होती है। एक होती है डोमेस्टिक डिमांड और एक होती है इंटरनेशनल डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड और इंटरनेशनल डिमांड। जैसे भारत में मान लो मेरी दुकान है, मतलब इलाहाबाद प्रयागराज में मेरी दुकान है, प्रयागराज में जितना लोग सामान खरीदना चाहते हैं यहाँ की वो डोमेस्टिक डिमांड है। लेकिन अगर प्रयागराज के बाहर से भी लोग आ रहे हैं तो उसको ग्लोबल डिमांड या इंटरनेशनल डिमांड कहते हैं। सपोज करो, मतलब ये सब चीजें आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ी महसूस हो जाए, बहुत सरल है। तो कहने का मतलब किसी देश में अगर वो इंटरनेशनल डिमांड के साथ कनेक्ट हो रहा है तो ये सर्किल बहुत तेज होगा, क्योंकि भारत में कितना भी हो, रहने वाले 140 करोड़ हैं, और उसमें भी
70-80 करोड़ कोई डिमांड जनरेट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है कि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, क्योंकि डिमांड तो वही पैदा करेंगे ना जिनकी जेब में पैसा हो। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? जैसे मैं ऐसा कहूं कि चीन की जो ये ग्रोथ रेट है वो चीन के डोमेस्टिक डिमांड से थोड़ी है, चीन में इंटरनेशनल डिमांड का इंपैक्ट ज्यादा है। अब हम मान लो भारत है, भारत आईफोन बना रहा है बहुत अच्छे, तो इंटरनेशनल डिमांड को अगर वो फुलफिल करेगा तो भी फायदा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब वाला आईफोन तो ले नहीं सकते, 1,40,000 50,000। ठीक, धीरे धीरे भारत की भी डोमेस्टिक डिमांड बहुत बढ़ रही है। पर एक बात और याद रखना, अगर हम भारत की डोमेस्टिक डिमांड पे अपने आप को पूरी एनर्जी लगा देंगे तो फिर वो भी तो एक अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेशनल डिमांड ये तो अपना ही है। ठीक है, हो जाए, लेकिन उसको भी तो हमें जरूर करना है। और हम एक बात बहुत ध्यान देते हैं कि हम ये चाहते हैं कि भारत के लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करें। समझना मेरी बात को, थोड़ी कठिन है लेकिन आप लोगों के लिए नहीं, नए के लिए कठिन होगा। हम ये चाहते हैं कि भारत के लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे तो हमें भारत में ही वापस करना है, तो अपना पैसा अपने घर में रहेगा। लेकिन हम विदेशियों से चाहते हैं कि वो भारत में कंजम्पशन करें, पैसा लाए और चले जाएं। मतलब समझ रहे हो, हम इस तरह सोच रहे हैं कि हमारा घर का जो पैसा है वो अपने घर बनाने में लगे, लेकिन विदेशी जो आए वो हमारे यहाँ कुछ खरीद के जाएं। वो घर बना के जाएंगे अगर, तो हमसे बाद में उसका इंटरेस्ट लेंगे। और हमारे घर वाले अगर कहीं खा पी के चले जाए तो घर कौन बनाएगा? तो देश को अगर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए तो हमेशा याद रखना घरेलू लोगों का पैसा कहां ज्यादा लगे? इन्वेस्टमेंट में, जबकि बाहरी लोगों का पैसा कंजम्पशन में। अगर बाहर के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने लग गए तो हमें उनका इंटरेस्ट पे करना होगा, हम उनके दबाव में रहेंगे। और हमारे के लोग क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन कर रहे हैं, तो नुकसान भी होगा क्योंकि उनको रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर मतलब बहुत क्लियर सी बात है, अगर भारत के सभी लोग जाके पिज्जा बर्गर में अपनी पूरी सैलरी खर्च कर दें, मूवी देखने में पिज्जा बर्गर में, तो उससे क्या होगा पता है आपको? कि हम लोग कोई कैपिटल या एसेट्स नहीं बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर सोचो भारत में पिज्जा बर्गर खाने सब विदेश से लोग आए और भारत की कंपनी हो, ये भी जान लो। ठीक है, लेकिन हमारे भारत के लोग सब क्या खरीदे? बिल्डिंग, कार, एसेट्स। तो सोचो कौन सी अच्छी कंडीशन है भारत के लिए। मैं कोई कठिन चीज तो नहीं बता रहा ना, बहुत व्यवहारिक चीज है, बहुत सरल है ना। बस मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं थोड़ी इनफॉर्मल होके उस चीजों को धरती पे उतार रहा हूँ बस। तो यही है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो भारत के लोगों का, वो भारत के इन्वेस्ट में हो, मतलब कि विदेशियों का कंजम्पशन। तो वही मैं चाहता हूं कि वो हमारा जो डिमांड है वो उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहे और ये चीज चलने लगेगी। तो सबसे पहले याद रखना, जितना ज्यादा विदेश के लोग हमसे सामान खरीदेंगे, हम जितना उनको बेच पाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा और उतना ही ज्यादा हम एम्प्लॉयमेंट या रोजगार पैदा करेंगे। तो अब आप समझ गए कि एक देश में रोजगार पैदा करना सबसे बड़ी समस्या है, वो भी इससे पूरी हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी इसी से हो रहा है। अब जीडीपी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विस पैदा करोगे, जीडीपी उसी को कहते हैं कि जीडीपी होता क्या है? एक साल में वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य। जितनी ज्यादा आपने कार बनाई इस साल, उतना ही तो जीडीपी आपका बढ़ गया। जितनी ज्यादा आपने फैक्ट्री लगाई, उतना जीडीपी बढ़ गया। मतलब फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री से बने हुए फाइनल प्रोडक्ट। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक देश के लिए इंटरनेशनल ट्रेड किसे कहते हैं। बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड में ये समझ लेना, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें, इंपोर्ट कम। मतलब खरीदे कम, बेचे ज्यादा, क्योंकि ट्रेड में तो दोनों शब्द हो सकते हैं। उल्टा भी हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड हुआ है बहुत ज्यादा, लेकिन पता चला उसका, अगर हमने बाइफर्केशन के क्लासिफाई किया, पता चला हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम, तो उल्टा है। ये समझना, एक्सपोर्ट ज्यादा। ठीक है, और इंपोर्ट भी फायदा होता है। क्यों? अगर मान लो कोई रिसोर्स नहीं है तो उस इंपोर्ट को भी हम अच्छा ही बोलते हैं। ओवरऑल रिजल्ट तो जहां समझ में आ गई बात। एक और शब्द लिख सकते हो कि इंडिया इस समय जिस मॉडल को फॉलो कर रहा है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट। एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट, निर्यात केंद्रित विकास। निर्यात केंद्रित, ठीक है, तुम्हें मन का दिखा दूं लॉजिक। ठीक है, चलो दिमाग लगाया, अच्छी लगी, लेकिन हर जगह लगाता दिमाग तो बड़ी खुशी होती। अरे 8-2 हजार हमारी जेब में होते।
तो इससे ये साबित हो गया कि दिमाग कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना, ये भी एक जरूरी फैक्टर है। हर जगह दिमाग लगाना भी समझदारी। हाँ वाह, मतलब मैं नकारात्मक वर्ड नहीं बोल रहा था, लेकिन तुमने जिस तरह से बदला निकाला, ठीक है। चलो, तो हमें ये समझ में आ गया, तो देश के लिए क्या फायदा होगा, फिर अब चलते हैं कंपनियों के लिए क्या फायदा होता है। तो मोर कस्टमर, भाई अब हम स्टेक होल्डर अप्रोच से इसको डिकोड कर रहे हैं, मतलब देश के लिए फायदा। अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, कंपनियों के लिए। तो सबसे ज्यादा हायर प्रॉफिट, ठीक। एक वर्ड लिख सकते हैं, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल की प्राप्ति होती है। अब ये क्या होता है इसको समझा लो। जैसे मान लो अगर मैं जितना बड़ा प्रोडक्शन का अपनी यूनिट बड़ी करता जाऊंगा ना, उतना ही मुझे सस्ती लागत आ जाएगी। जैसे मान लो सपोज करो, अगर मैं 100 मोबाइल बनाता हूं तो शायद मुझे एक मोबाइल बनाने में 10 रुपए लगे, लेकिन मैं अगर 1000 मोबाइल बनाने लगूंगा तो एक मोबाइल 5 रुपए का पड़ेगा। क्योंकि कुछ ऐसी कॉस्ट होती है ना जो सीमित होती हैं। जैसे मान लो यही है, इस क्लास में अगर 20 बच्चे होंगे और 100 बच्चे हो जाए तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल 100 में आ गए, तो आप देखोगे कि पर यूनिट स्टूडेंट की कॉस्ट कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, पर यूनिट। जैसे आप जब प्रोडक्शन करते हो तो किराया तो उतना ही देना है। अब मान लो हम किराया दे रहे हैं 40,000 रुपये सपोज करो, ठीक। अब अगर 20 लोग हैं और 100 लोग हैं तो समझो किसमें लागत हमारी कम हो गई। तो कुछ ऐसे खर्च होते हैं जो स्थायी होते हैं, उसका ये नहीं निर्भर करता कि कितने लोग कितना उत्पादन हो रहा है, वो होना ही होना है। तो ऐसे खर्च के अगर तुम सोचोगे तो जितना ज्यादा इकोनॉमिक ऑफ स्केल, समझ में आ रही, जितना बड़ा तुम उत्पादन करने लगोगे उतनी ही प्रति इकाई जो उत्पादन होगा वो कम हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। इकोनॉमिक ऑफ स्केल बोलते हैं, मतलब जितना बड़ा आप फैक्ट्री लगाओगे आपको देखना लागत उतनी कम हो जाएगी। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कोचिंग है उसके साथ सब कोई कंपीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी लागत ही प्रति स्टूडेंट कम है। या जो बड़ी बड़ी मतलब फैक्ट्री है, जैसे बिस्किट की हो, या मान लो जूते बनाने की हो, चप्पल बनाने की हो, कुर्सी बनाने की हो, जो फैक्ट्री 100 कुर्सी बना रही है, जो फैक्ट्री 1 लाख कुर्सी बना रही है, तो अपने आप डिफरेंस आ जाता है। कहा नहीं करते भैया तुम्हारा तो थोक का काम है, आसान सस्ता पड़ता होगा तुम्हें। तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल है। तो जब भारत से लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे तो भारत का सामान क्या हो जाएगा, ज्यादा बनाएंगे तो फैक्ट्रियों को क्या मिलने लगेगा, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। और इससे क्या हो जाता है, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाए। और जैसे ही पर यूनिट कॉस्ट कम होगी तो आपका प्रॉफिट, लेकिन अगर आप समझदार हैं, प्रॉफिट आपने भी अपना थोड़ी सी कम कर लिया, तो आपका डिमांड और ज्यादा। जैसे मान लो कोई आप 10 रुपए में सामान बनाते थे, 15 में बेचते थे, अब वो 7 रुपए का आपका बनने लगा, आप अभी भी 15 में बेच रहे हो, तो फिर आपके अंदर कमी है, आप उसको 13 का कर लोगे। तो सारे लोग फिर आपसे खरीदेंगे, तो जो आपका 10 रुपए पहले 10 आइटम बिक रहा था वो 100 बिकने लगेगा। तो ओवरऑल आप ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लोगे, क्योंकि हमें तो मामला ओवरऑल प्रॉफिट का है ना। तो कहने का मतलब जैसे ही इकोनॉमिक ऑफ स्केल आएगा, जैसे ही इकोनॉमिक ऑफ स्केल आएगा तो उसके बहुत सारा फायदा होता है। और एक वर्ड हमेशा याद रखना कि आपका प्राइस कंपिटिटिव, मतलब कंपटीशन में, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, तो हमने ये समझा। फिर ब्रांड रिकॉग्निशन, आप जितना बाहर बेचोगे अपना सामान उतना आपका ब्रांड भी अच्छा होगा। अच्छा, कस्टमर को क्या फायदा होता है इससे, देखो सबसे मेन बात है कि कस्टमर को सबसे बेहतर आइटम मिलता है। कंपटीशन, अब मान लो एक बाहर का पेन बिक रहा है और एक भारत का पेन बिक रहा है, तो वी कैन कंपेयर कौन सा बेहतर हमारे लिए, सस्ते प्राइस में मिल सकता है। तो ये सब कस्टमर की फैसिलिटी होती है, ठीक है, उच्च क्वालिटी का कम, है ना। समझ में आ गई बात। तो अब हमने समझा कि व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले हमने पढ़ा इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है, फिर हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल ट्रेड के फायदे क्या हैं। यहाँ ट्रेड का मतलब समझना कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा ही कर रहे हैं अभी, ठीक है, मतलब इनकम, ऐसा नहीं कि हम जितना खरीद रहे हैं उससे ज्यादा बहा दे रहे हैं पैसा, ऐसा नहीं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ना हो रहा, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमी के दो तरह होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक।
एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें हमारा संबंध दूसरे देशों से इकोनॉमिकल ज्यादा ओपन नहीं रहता, मतलब हमारी बाउंड्री बंद रहती है। जैसे भारत की 91 के पहले इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, लगभग लगभग। क्यों? क्योंकि हम 91 के पहले ये मानते थे कि हम, ये एक सन याद रखना, इसको बेंचमार्क बोलते हैं एक प्रकार से भारत के लिए, एलपीजी। ठीक है, एलपीजी के पहले की जो इकोनॉमी है इंडिया की, वो कैसी है? लगभग लगभग, है ना। क्लोज्ड बहुत एब्सोल्यूट शब्द मत समझने लगना कि सब कुछ नहीं बंद होता, थोड़ी बहुत, ठीक है। और ये कैसी इकोनॉमी थी? टूवर्ड्स ओपन इकोनॉमी, मतलब अब हम धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। तो आखिर 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों था? ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के से उभरा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक विदेशी कंपनी थी जो व्यापार करने आई थी, और व्यापार के नाम पे उसने पूरा 200 साल शासन किया। तो हमें यह डर लग गया कि अब और कोई कंपनी ना आके हमारे ऊपर शासन करे। पहली बात, हमारा पुराना अनुभव, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा, हम सोशलिस्ट इकोनॉमी ज्यादा थे, और सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है आजादी नहीं होती ज्यादा। सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसी होती है? कमांड बेस्ड इकोनॉमी या सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है जिसमें संसाधनों पे किसका हक होता है? गवर्नमेंट का। और इकोनॉमी कैसी होती है? हाँ, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में प्राइवेट प्लेयर का ज्यादा रोल नहीं होता, इसलिए कोई ऑप्शन ही नहीं इसमें ज्यादा, सरकार सब कुछ डिसाइड करेगी और सरकार अपना कर रही थी, तो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। तो हमारा इकोनॉमी का नेचर, तो इस तरह हमने ये बात बहुत अच्छे से समझी कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज थी। पर हमने बताया कि क्लोज इकोनॉमी के बहुत सारे नुकसान हुए। क्या नुकसान हुआ? कंपटीशन ही नहीं रहा इकोनॉमी में। क्यों? हमारी इकोनॉमी क्लोज है। जैसे हम लोग कूप मंडूप नहीं रहते, एक घर में दो लोग रहते हैं, दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करें, और दोनों में कोई बार बार जीते और खुश रहे कि देखो इस बार मैं जीता, इस बार मैं जीता। पता चला दुनिया की तुलना में वो सबसे दोनों मूर्ख थे। जैसे प्रयागराज में क्या होता है, चार दोस्त मिलते हैं, दो दो की प्रशंसा करते हैं, दो दो की करते हैं, और चारों खुश रहते हैं। इसीलिए प्रयागराज में सारे बच्चे जमीन से थोड़ी ऊपर रहते हैं। हाँ, जैसे पता चला सुधांशु है, अभिषेक को मिला, अरे यार बहुत अच्छा होगा। पता चला सुधांशु ने अभिषेक को विधायक बुलाया और अभिषेक ने सुधांशु को डीएम, दोनों खुश होकर चाय पिए और जमीन से ऊपर उठ गए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही होता है। मतलब नॉर्मली तुम देखोगे, अगर आप तैयारी कर रहे हो, पता चल गया बाहर, तो आपको उसी पद से बुलाएंगे, अरे यार तुम तो डीएम वीएम हो गए, और तुम भी गदगद छाती चान के सोच लिए, तीन चार सपने देख लिए, ठीक है, और दोनों में खुश हो, और दुनिया में पता चला कि दोनों ही बाहर हो। जैसे एक मीम नहीं चला था, अरे डीएम साहब आप भी यही है क्या? तो अच्छा, एसपी साहब भी आ रहे हैं, पत्थर ढो रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। तो बेसिकली जब भी हम अपने आप को बंद कर लेते हैं तो हम कंपटीशन नहीं करते, और जब हम कंपटीशन नहीं करते, प्रतिस्पर्धा नहीं करते, तो हमें वास्तव में समझ में ही नहीं आता कि हम कितने पानी में हैं। है ना, जैसे आपको कहे कोई कहे कि घर में रहो दिन भर, रात दिन में, अरे कुछ पता ही नहीं चल रहा कि आप कहाँ हो। तो सबसे पहले आपको बाहर के लोगों से बहुत जुड़ना है, समझना है लोगों को, है ना। एग्जाम, टेस्ट, जैसे टेस्ट आजकल देखो आप कई होते हैं जिसमें कहा जाता है ऑल इंडिया टेस्ट, आप उसमें शामिल हो के तब पता चलेगा ना आप कितने पानी में हो। ठीक है, तो जैसे मान लो यूपी पीसीएस है, यूपी पीसीएस का जैसे ही पैटर्न बदला, आप देखोगे पूरे एग्जाम में 70% लोग बाहर के लोग सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि उनको एंट्री मिल गई, खत्म कर दिया उन्होंने, और यहाँ के लोग धाराशाही रह गए, क्योंकि वो अभी तक नहीं आ रहे थे, अब आए। अब यहाँ के लोगों को उतना बेहतर बनना पड़ेगा, अगर वो बेहतर नहीं बन पाए तो बाहर है। तो भारत क्लोज्ड इकोनॉमी जब तक थी, तब तक भारत के लोगों को अपना बिजनेस चला रहे थे, मोबाइल फोन बना रहे, कैसा भी था ही नहीं उसमें मोबाइल फोन, टीवी बन रही तो एक ही बन रही, ट्रैक्टर बन रहा है तो एक ही बन रहा है, क्योंकि लोगों को यही खरीदना है, लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, और ट्रैक्टर वाले को भी ये कि यही बिकना है, तो क्या नया करें, चलने दो। और इस तरह से हमारा सारा इकोनॉमी का जो रिसोर्स था बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ, और हमने अपनी इकोनॉमी को फिर ओपन किया, और आज देखो आप, माइक्रोमैक्स एक भारत की कंपनी थी, नहीं चल पाई, बंद हो गई। विदेशी कंपनी बेहतर है, चल रही है। अगर मान लो दूसरी कोई कंपनी आएगी वो बेहतर होगी, तो हमारे यहाँ हमेशा अपने आप को बेहतर करने का प्रयास अब चलता रहेगा। तो याद रखना, मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी इकोनॉमी में जो ग्रोथ होती है वो होती किससे? इनोवेशन से। और इनोवेशन आता है
कंपटीशन से। तो याद रखना, कंपटीशन लीड्स टू इनोवेशन, इनोवेशन लीड्स टू डेवलपमेंट, ये तीन चीजें याद रखना, ठीक है। और भारत में यही क्राइसिस थी, इसलिए हमें अपनी इकोनॉमी को बाद में खोलना पड़ गया, और हमने अपनी अर्थव्यवस्था को जब ओपन किया तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो गई, ओपन इकोनॉमी की तरफ बढ़ गई। और आज हम एक कदम आगे बढ़ते हुए पूरे विश्व में एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। मतलब अब हम कह रहे हैं निर्यात करके हम विकास करेंगे, पहले क्या था। हाँ, अब एक बात समझना बहुत अच्छी, आज के समय में भारत एक शब्द बार बार बोल रहा है, आत्मनिर्भर भारत। कहीं ये ऐसा तो नहीं कि हम पहला वाला अपना रहे हैं कि अपने ऊपर निर्भर रहो बस, दूसरे से हमें व्यापार नहीं करना, क्योंकि क्लोज इकोनॉमी हो सकता है ना आत्मनिर्भर भारत। तो ये बताओ, आत्मनिर्भर भारत क्लोज इकोनॉमी है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मनिर्भर मतलब क्या होता है, जिस किसी से बात ना करे, किसी से मतलब ना रखे, आत्मनिर्भर। अरे नहीं है तो क्या होता है बताओ ना देवी जी। हाँ, आत्मनिर्भर भारत वास्तव में एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट है। मतलब हम इतना प्रोड्यूसन करें कि खुद तो निर्भर ना हो किसी पे, अपने ही कर लें, लेकिन दूसरों को जरूर दें। तो आत्मनिर्भर मतलब एक्सपोर्ट लेड मॉडल है। कई लोग इसको समझ गए थे कि भारत को क्लोज इकोनॉमी टाइप करना है। अगर इसका आप बहुत नैरो मीनिंग निकालो या इसका छिछला मतलब निकालो, तो वास्तव में क्या निकलता है मतलब। हाँ, छिछला समझती हो? नहीं समझती है, ऊपर ऊपर का, जैसे छिछला पानी नहीं कहते कि, है ना, कई जगह बोलते हैं कि ये शब्द बहुत यूज होता है गांव में, छिछला दो, जैसे पानी निकाल। हाँ, हाँ, जैसे ऊपर का पानी जो होता है कि नदी बहुत छिछली है, मतलब नीचे पानी गहरा नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप गहराई से आत्मनिर्भर भारत समझोगे तो इसका मतलब है भारत एक ऐसा देश बनना चाहता है जो पूरे विश्व में अपनी शक्ति को संबोधित करे या विश्व में व्यापार करे, खुद भी अपने ऊपर निर्भर रहे लेकिन दूसरे को भी अपने ऊपर निर्भर कर ले, एक प्रकार से ये समझो। मतलब वो वाला अप्रोच नहीं जो क्लोज इकोनॉमी का था। क्लोज इकोनॉमी था कि हम बंद करेंगे, आयात प्रतिस्थापन नीति बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आयात प्रतिस्थापन नीति। इंग्लिश नहीं आती मुझे, है ना। आयात प्रतिस्थापन नीति, एक शब्द हिंदी का बोलूंगा, एक इंग्लिश का बोलूंगा, ठीक है। मुझे नहीं आती भाई। हाँ, ये सही बता रहा है, इससे लिख लो। अच्छा, सॉरी। मतलब हम इस तरह से इस तरह आए हैं। भारत जो था वो पहले आयात प्रतिस्थापन नीति पे काम करता था, ठीक है। हाँ, हिंदी के शब्दों के प्रति एक विशेष लगाव पैदा करना भी तुम लोगों का काम है, हिंदी, ठीक है। प्रतिस्था हाँ, मतलब आयात का रिप्लेस करो। मतलब हम पहले ये कहते थे कि हमें खरीदना ना पड़े। आयात मतलब, आयात समझते हो, इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब समझते हो लेना। तो ये चाहते थे कि हम किसी से कुछ ले मत। नहीं नहीं, एक्सपोर्ट की बात ही नहीं कर रहे हम किसी से कुछ ले मत, मतलब हम डरे हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो हमने कहा था कि हमें एक ऐसा देश बनाना है 91 के पहले, जिसमें हमें दूसरे से कुछ लेना ना पड़े, हम खुद ही सब कुछ उगा ले, खुद ही बना ले। और इसी को कहते हैं आयात प्रतिस्थापन नीति या क्लोज्ड इकोनॉमी का एक वर्जन। लेकिन अब इसकी जगह हमने क्या कहा है कि हम ऐसा बनेंगे कि खुद भी बनाएंगे, दूसरे को भी बेचेंगे। तो एक प्रकार से ये भी आत्मनिर्भर ही है, क्योंकि हमें किसी और से सामान लेना ना पड़े। तो आत्मनिर्भरता की तो बात कर रहा है, पर ये निगेटिव सेंस है, ये पॉजिटिव सेंस है। और इसमें पर्पस कई मामलों में सेम भी है, क्योंकि दोनों ये कह रहा है कि हमें बाहर से चीजें लेनी ना पड़े, पर इसमें कह रहा है कि लेके हम उससे ज्यादा बेच दें। अगर 100 रुपए का लेते हैं तो 500 का बेचें, और ये कह रहा है हम 100 रुपए का ही ना लें। मतलब इतना समझो, ये कह रहा है हम गोल्ड नहीं लेंगे,
ये कहता हम गोल्ड नहीं लेंगे, ये कहता हम गोल्ड तो लेंगे 100 रुपए का, लेकिन 500 का उसी से इंस्ट्रूमेंट बना के बेच देंगे। तो बेसिकली ये एक नेक्स्ट वर्जन है इकोनॉमी का मॉडल। तो अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि इंडिया की जो आयात प्रतिस्थापन नीति थी वो एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो गई है, चर्चा करें। तो एक्सपोर्ट लेड मतलब डेवलपमेंट का मतलब मॉडल, ऐसा मॉडल जिसमें भारत निर्यात करके, हाँ, तो कहने का मतलब अगर मैं आपसे कहूं एक्सपोर्ट लेड मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो फॉरेन या आप कह सकते हो ग्लोबल डिमांड को क्या कर रही है, टैकल कर रही है। क्योंकि है तो अल्टीमेट डिमांड ही ना ट्रिगर, ये बात तो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि नहीं भाई, सब कुछ डिमांड ही तो है। शादी में क्या है, डिमांड से ही तो शुरू होती है सब चीज। ठीक, अब इनको क्या करें, इनको शादी से ही समझ में आता है तो बताना पड़ता है ना। ठीक है, शादी की शुरुआत कहाँ से, है ना, आ गया, ठीक है। ठीक है, तो जैसे ही आप डिमांड करोगे सब कुछ उसी से चलेगा, चाहे आप 2000 की डिमांड करो चाहे आप किसी की भी डिमांड करो। ठीक है, तो डिमांड ही हमारा कोर होता है, चाहे वो 75% की डिमांड हो। ठीक है, उसी से हम सब की जिंदगी डिमांड पे ही तो चल रही, मैं दिखा रहा हूँ, आप सब किरदार उससे जुड़े हुए हो। ठीक है, तो हम ये बता रहे हैं कि डिमांड से ही चल रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट लेड किस डिमांड को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है। हाँ, हम चाहते हैं कि उस डिमांड का भी हम हिस्सा बने, मतलब भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का एक मजबूत खिलाड़ी बने, मतलब ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सप्लाई चेन। सप्लाई चेन समझते हो क्या होता है, समझ लो। जैसे मान लो एक किसान है, उसके घर से दूध गया, ठीक है, फिर एक फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री में दूध की सफाई वफाई जो भी हुई होगी, प्यूरिफाई किया गया उसको, फिर वो गया पनीर बना, और फिर गया रिटेल में बिक गया। तो ये पूरी की पूरी एक चैन है, इसको क्या बोल रहा है, सप्लाई चैन। फिर जाके दुकान में या किसी के घर में बिक गया, तो इसको कहते हैं ग्लोबल, एक सप्लाई चैन है। जैसे इसको हम कह सकते हैं, मतलब एक प्रकार से फैक्ट्री से लेकर घर तक। तो जैसे मान लो भारत चाहता है कि विश्व में कोई भी चीज बने ना तो उसमें भारत का रोल अहम हो। जैसे मान लो इसमें 4 अहम है, 1 2 3 4, ये तो अहम नहीं है, मतलब ये तो खरीद रहा है, 4 अहम। जैसे चीन का क्या है ना, विश्व में कुछ भी बनाओ चीन से गुजरना ही पड़ता है। जैसे मान लो आपको मेडिसिन बनानी है भारत को, मान लो भारत को फार्मास्यूटिकल की टैबलेट बनानी है, तो फार्मास्यूटिकल टैबलेट मान लो, सपोज करो मान लो हमें बनाना है पेंटाडीआर, मतलब पेंटाप्रोजोल का कैप्सूल। तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं ना, एक्टिव मॉड्यूल्स, जो वास्तव में दवाई है, वो हमें चीन से पहले खरीदनी पड़ेगी। चीन से आएंगी तब हम उसको बनाएंगे। जैसे मान लो हमें कपड़ा बनाना है, तो पता चला हमें चीन से उसकी बटन लेनी पड़ रही है, या कुछ नहीं है तो कपड़ा बनाने की मशीन ही चीन बेच रहा है। क्योंकि कहा जाता है पूरे विश्व में इस समय चीन सबसे मजबूत इकोनॉमिक प्लेयर है सप्लाई चेन का, मतलब चीन से गुजरे बिना आप कोई सामान, मतलब कुछ भी बनेगा उसमें मेड इन चाइना आपको दिख जाएगा। जैसे मैं यहां सारी बातों की दावा कर सकता हूं कि इसमें भी खोलोगे ना तो कई चीजें मेड इन चाइना होंगी। आप देखो भारत का कुछ भी बनेगा तो उसमें भी हर चीज कोई ना कोई पार्ट बना ही होगा मेड इन चाइना से। तो मतलब चाइना का रोल किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं सप्लाई चेन का सबसे मजबूत की प्लेयर, और इसीलिए वो तानाशाही देश है एक प्रकार का, मतलब डेमोक्रेसी नहीं है। पूरा बात समझना, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। पूरा विश्व डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की बात करता है, पूरा विश्व। आप देखोगे यूएसए हमेशा क्या कहेगा, हम डेमोक्रेटिक विश्व बनाने जा रहे हैं, और चीन बिल्कुल भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करता। उसके बावजूद मतलब चीन पूरे विश्व के कॉन्सेप्ट से अलग चला रहा है, लेकिन उसको तब भी हम इग्नोर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि सप्लाई चेन उसके बिना पूरी नहीं होती। हम उसको इच्छा करके भी काट नहीं सकते। जैसे मान लो कि अगर हमारा आस्था के बिना काम नहीं चले, कि आस्था मान लो कोई चीज बना के लाती है और वो जरूरी ही है, सपोज करो, तो हम फिर आस्था से नाराज नहीं हो सकते, चाहे आस्था कुछ भी करे। और चीन का यही दबदबा है ग्लोबल इकोनॉमी में। जैसे मान लो यूएसए है ना, यूएसए एक अच्छा बड़ा प्लेयर डिफेंस का है, मतलब उसके पास मिलिट्री पावर सब कुछ है, लेकिन कई मामलों में यूएसए से भी बेहतर अब चीन है। किस मामले में? इकोनॉमिक मामले में। चीन के पास जो इकोनॉमिक स्केल है, चीन के पास जो इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी है इस समय, वो उसको सप्लाई चेन का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बना दे रहे हैं। और कोरोना ने ये बात साबित कर दिया था कि चीन ने सब कुछ किया, कोरोना वहीं से आया, लेकिन तब भी चीन के खिलाफ कोई कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि चीन के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं हो रहा था।
और तब सबने समझा पूरे विश्व ने कि अब हमको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसको बोलेंगे पैरेलल सप्लाई चेन, मतलब जो चीन की निर्भरता से मुक्त हो, एक ऐसा सप्लाई चेन बनाना है। तो अब हम जैसे मान लो कई देश मिलकर बात करें कि तुम ये बना लो, ये हम बना लो, और फिर हम लैपटॉप बनाते हैं चीन को। अब सप्लाई चेन में कई चीजें लगती हैं। सप्लाई चेन में जरूरी है रिसोर्स लेबर का, टेक्नोलॉजी का। लेबर अलग चीज है, टेक्नोलॉजी अलग चीज है। और आइटम जैसे मान लो बहुत अलग अलग चीज हो, तांबा यूज हो रहा है, चांदी यूज हो रहा है, मतलब समझाने को मैं बता रहा हूँ, या रेयर मटेरियल। तो भारत ये कहता है कि हम सप्लाई चेन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं चीप लेबर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीन जिसके कारण उठा था। भाई यूएसए के पास टेक्नोलॉजी है, मटेरियल है, पर वहां बनाने वाले लोग ही नहीं है। जैसे वहां पर अगर एक जीन्स बनाओगे तो कपड़ा है, लेकिन बनाने वाला 1,000 रुपए ले लेगा, और कपड़ा हो जाएगा वो 10,000 का, तो क्या ही मतलब, कोई खरीदेगा नहीं। और चीन में वो कपड़ा बनाने वाला 20 रुपए में बना देगा, क्योंकि चीन में सस्ती लेबर थी। तो भारत कहता है पूरे विश्व से कि देखो हमारी तरफ, अब देखो हम सबसे सस्ता लेबर देने के लिए बैठे हैं, और इसीलिए हमने लेबर कोड रिफॉर्म 6-7 दिन पहले की खबर है। समझ में आ गया? तो ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा प्लेयर बनने के लिए हमें अब अपने लेबर रिफॉर्म करने पड़े। तो समझ में आ गई बात? तो ये सब कुछ समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक, तो मैं आपको ये बताया, टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ अभी तक हम लोगों का ना। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये समझा कि भाई जो इंटरनेशनल ट्रेड है, ग्लोबल सप्लाई चेन, भारत एक मजबूत प्लेयर बनना चाहता है। अब सवाल आएगा भारत क्यों बन सकता है? तो भारत के पास चीप लेबर है, भारत के पास डिमांड है, भारत के पास टेक्नोलॉजी है, और भारत के पास एक अच्छी गवर्नमेंट है, पॉलिसी है। बस इतनी बातें लिखी जाती है। ठीक है, और इस तरह से आप कहोगे कि अब हम एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां तक हमने समझा इंटरनेशनल ट्रेड का इंपॉर्टेंट, बस इतना समझ लो। ठीक है, क्लियर? हम मतलब विश्व के मामलों में आर्थिक लेन देन को बढ़ाएं। जैसे सपोज करो ये विश्व है, ये मान लो भारत है, तो हम चाहते हैं कि लेन देन खूब तेजी से चलता रहे। हाँ, क्लियर? हम इस चीज को बढ़ाना चाहते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले मान लो ये है तो ऐसे ऐसे हम कर रहे थोड़ी बहुत बस, फिर ऐसे, फिर हम चाहते हैं कि अब ये चालू हो, और विश्व की अवसर का, विश्व की अपॉर्चुनिटी को हम भारत के लिए यूज करें। ऐसी बातें वो कहना चाह रहे हैं हम इस समय। वैसे तो मेरा अभी टॉपिक पे आने का मन नहीं, क्योंकि इतनी चीजें अच्छी है ना। जैसे एक नया समय आ रहा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फोर्थ, पूरा विश्व एक नई तरह की इकोनॉमी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहा है। औद्योगिक क्रांति चौथी, चौथी औद्योगिक क्रांति। हाँ, ये बोलते हैं इसको। ठीक है, 4.0 ये आ रहा है। तो भारत ये भी कहता है कि देखो पहली क्रांति में हम गुलाम थे, दूसरी क्रांति में हम गुलाम थे, तीसरी क्रांति में हम बिल्कुल आजाद हुए थे, तो हमें ये सब पता ही नहीं था, हम अपनी भुखमरी से जूझ रहे थे। कहा 3 बड़ी औद्योगिक क्रांति आई हैं। एक औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन को पावर बनाया है पूरे विश्व में, दूसरी औद्योगिक क्रांति शायद मान लो यूएसए सपोज करो, तीसरी औद्योगिक क्रांति मान लो, चलो ठीक है, तो भारत चाहता है कि चौथी औद्योगिक क्रांति भारत को सुपर पावर बना के जाए। मतलब 4 मौके आए हैं अभी तक, ये चौथा मौका है। अगर भारत इस मौके को अपने कैश नहीं करा पाए तो ये भारत की प्रॉब्लम है। तो भारत चाहता है कि इस मौके को हम क्या कर लें, कैश कर ले, मतलब इस मौके का फायदा उठा लें। तो और इसके लिए हमें इकोनॉमी में मतलब अपना दूसरे के कनेक्ट करना पड़ेगा ना, व्यापार करना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी बात है। ये सब बातें आपको समझ में आ गई। अब सवाल है कि हमें इस ट्रेड को बढ़ाना है, इस आर्थिक लेन देन को बढ़ाना है, मतलब विदेशी पूंजी आए बहुत ज्यादा। ठीक है, हमें ऐसा चाहिए कि विदेशी पूंजी आए, हम अपना सामान बेचें, वहां से पैसा वैसा है। एक मन में सवाल आता है आपके कि भाई कोई भी चीज हमें बेहतर करनी है तो सबसे बेहतर करनी है प्लानिंग, योजना। जैसे मान लो अगर हम लोगों को पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई ऐसा थोड़ी कि रोज आओ पढ़ते रहो, हर 10 दिन में प्रॉपर टेस्ट हो, आपके नंबर पता चले, फिर ये पता चले किस सब्जेक्ट में आ रहे हैं किस में नहीं आ रहे। अगर मुझे आपके बारे में सबसे बेहतर रिजल्ट चाहिए तो बेहतर प्लानिंग बनानी होगी। अब बिना डेटा के प्लानिंग बनी नहीं सकती। तो हमेशा याद रखना, प्लानिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? डेटा।
डेटा ड्रिवन पॉलिसी सबसे ज्यादा जरूरी है, बिना डेटा के आप नहीं बना सकते, तो हमें पता होना चाहिए। और इसी डेटा का कलेक्शन जो हम करते हैं उसको कहते हैं बीओपी। अभी समझो, मैं इतना घुमा फिरा के यहां तक लाया हूं। तो अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, तो आप बताओगे कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक रिकॉर्ड है। क्या है, कौन सा? हाँ यस, अब तुम्हारी कहीं से कॉपी चल रही है ना, बस ठीक है। और ये किसके किसके बीच है? हाँ, भारत और विश्व, है ना, मतलब भारत का विश्व के साथ है। ठीक, याद रखना, भारत का विश्व के साथ। चलो इसको और थोड़ी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना तो हम पढ़ लिया, ये तो अच्छी बात है। इंटरनेशनल ट्रेड का अगर मैं आपसे फायदा पूछूं तो मैं कुछ कुछ शब्द बोल रहा हूं, वो आप बताते जाना है कि नहीं। कंपैरेटिव मतलब एडवांटेज, तुलनात्मक लाभ होगा, ठीक है। और कंपटीशन बढ़ेगा, इफिशियंसी बढ़ेगी, ठीक है। फॉरेन कैपिटल, है ना, इंजेक्ट होगा ना देश में, फॉरेन कैपिटल भी इंजेक्ट होगा ना, ठीक। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। और हम कई तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे सबसे बेसिक होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। इंपोर्ट मतलब जब हम वस्तुओं को खरीदते हैं, एक्सपोर्ट मतलब जब वस्तु एवं सेवाओं को बेचते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब कई तरीके होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में एंट्री मारने के। जैसे मान लो कई बार फ्रेंचाइजी वाला भी एक ऑप्शन होता है। जैसे मान लो भारत है, और भारत में मान लो मेरी कोचिंग है, बहुत अच्छा पढ़ा रही, तो विश्व की कोई कोचिंग है, मान लो अफ्रीका में कोचिंग खोलनी है किसी को, तो मुझसे बात करेगी सर आप बता दो कैसे खोलना है, तो मैं कहूंगा ठीक है मुझे इतनी रॉयल्टी भेज देना तुम, मैं तुम्हें सब कुछ बता दे रहा हूँ। तो हो सकता है ना कि अफ्रीका में भी द कोर आईएएस की एक कोचिंग चलने लगे और उसकी रॉयल्टी मुझे मिलने लगे। ये भी तो एक ट्रेड से जुड़ गए हम, क्योंकि रॉयल्टी तो आ रही है ना मेरे पास अब। तो जैसे हमारे यहाँ तुम देखते हो क्या, डोमिनोज, तो बेसिकली आप देखते हो मैकडोनल्ड, ये थोड़ी कि विदेश से कोई आदमी आ रहा है बनाने, तो उन्होंने अपनी क्या दे रखी हमको, टेक्नोलॉजी, और वो उसका क्या लेते हैं हमसे, रॉयल्टी। तो जो कंपनी है वो बेसिकली भारत की कंपनी है, उसने फ्रेंचाइजी ले, तो इंटर और भी हो सकता है जैसे आउटसोर्स करना, जैसे हम अपने प्रोडक्ट मान लो बेचते हैं, या हम खुद बाहर जा सकते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक। अब सबसे बड़ी बात जो आती है हम लोगों की, वो इंटरनेशनल ट्रेड तो छोड़ दो, है ना, अब आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि किसी देश के रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच एक साल में होने वाले इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। तो पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांजैक्शन, कौन से, इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन, हाँ याद रखना इसने रेसिडेंट वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है, जैसे मान लो ये भारत है, मैंने आपको बताया था कि रेसिडेंट शब्द जो होता है उसको पूरे अच्छे से समझ लो पहले, ठीक है। रेसिडेंट मतलब ऐसा नहीं होता कि भारत का कोई सिटीजन, भारत में रहने वाले व्यक्ति को भारत का रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कुछ दिनों की निसंख्या होती है, मतलब जो इंसान भारत में सामान्यतः अधिक, मतलब आधे से ज्यादा साल रहे, ठीक है, उसको बेसिकली आप रेसिडेंट कहते हो। कहने का मतलब कि जैसे मान लो सपोज करो अगर आलिया भट्ट है, और आलिया भट्ट को नागरिकता मान लो ब्रिटेन की है, मुझे नहीं पता मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ उसमें है भी डाउट, ठीक है, मान लो ब्रिटेन की है वो, तो वोट देने ब्रिटेन जाएगी, हर चीज ब्रिटेन करेगी, लेकिन मूवी कहां बना रही है। तो ये बताओ हम पढ़ कौन सा सब्जेक्ट रहा, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में तो बस जो पैसा पैदा करे वो इंपॉर्टेंट है। तो आलिया भट्ट काम तो भारत में ही कर रही है ना, तो भारत के लिए वो एक इकोनॉमिक प्लेयर है कि नहीं है, पॉलिटिकल प्लेयर नहीं है, सोशल प्लेयर है कि नहीं है, सोसाइटी में भी रोल प्ले कर रही है अपना। तो एक है ना, माजा बेच बेच के, और मूर्ख कहाँ से है ना, ऐसे नॉर्मली पॉडकास्ट देगी बोलेगी तो मैं जीरो डाइट हूँ, शुगर नहीं लेती, और ऐसे शुगर का और इतनी हिपोक्रेसी हमारी बॉली, हाँ ठीक है, समझ में आई बात, क्या फर्क, हाँ, कौन बोला, हाँ, सी मैम पैसों के मामले में जो जानकारी है ना, ठीक है, मुझे तो लगता है ऐसा ना पता चले खुशी कहीं 20-30 हजार करोड़ की मालिक वाली।
ठीक है, जिस तरह से क्रेडिट कार्ड सब। ठीक है, चलो। बस बेचारी इरिटेट होती है सर्सन और रीजनिंग जब आता है ना। ठीक है। ठीक है, तो समझो, तो हम यहाँ नागरिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? रेसिडेंट। ये शब्द याद रखना। रेसिडेंट में भारत में रहने वाले सभी लोग, ठीक है। और नॉन रेसिडेंट मतलब भारत से बाहर रहने वाले सब कोई। अब समझो, इसको मैं कई उदाहरण से मान लूं। ठीक है, तो सबसे पहले किसके किसके बीच ट्रांजेक्शन है? रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, भारतीय और मतलब भारतीय और अन्य देश। ठीक है, गैर भारतीय मत लिख देना। ठीक है, भारत और अन्य देश। अब समझो, जैसे मान लो यहां पर योगेश त्रिपाठी इस समय रह रहा है और आस्था ने मुझे फीस भेजी। सपोज करो मैं वहां से पढ़ा, आस्था यहां रह रही है, ठीक है, और आस्था ने मान लो मुझे फीस भेजी, तो ये ट्रांजेक्शन आएगा कि नहीं आएगा इसमें? आस्था इंडिया की है और मैं भी इंडियन हूं। हाँ, समझ में आ गई बात है? तुमने वहां अब मान लो मैं आस्था को भेजूं कि भाई मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, तुम जाओ। ठीक है, तो ये भी आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, मान लो कि यहां पर शिवम है, आस्था शिवम को भेजे, तब है? हम दोनों रेसिडेंट है, ये बोलो, सेम में रह रहे नहीं। ठीक है, अब मान लो यहां पर एक ये सपोज करो ट्रंप रह रहा है, कुछ दिनों को आया है आस्था के पास, और ट्रंप ने आस्था को दिया और आस्था ने ट्रंप को दिया, तब? हाँ, अच्छा, मान लो रेसिडेंट, मान लो 2 साल के लिए, मान लो वो यही बिजनेस करने लगा ट्रंप। चलो मान लो आलिया भट्ट को आस्था ने दिया कि तुमने पर्क दिए, लो पर्क का पैसा। अब है, मान लो अक्षय कुमार को दिया हो। अब नहीं, अब नहीं, जो भी लंबे समय से रह रहे हैं सब निवासी हैं, मतलब भारत के अंदर कोई भी लेन देन हो रहा है वो नहीं आएगा, ये समझो। भारत और अन्य देश वाला भी दिमाग रखा करो। ठीक है, अदनान स्वामी को अगर दिया हो मैंने, तो अब मैं तो नॉन रेसिडेंट हूँ, मैं तो यहाँ पर हूं ना अभी। नहीं, अभी मैंने मैंने बोला था। अच्छा, तो जैसे मान लो निहारिका आस्था को दे, तब? अभी मैंने ये नहीं बताया कि निहारिका कहाँ की है। यही समझा करो, जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना होता, यही आपको थोड़ी सी अलग बनाता है ना? ठीक है, क्यों यशस्वी, सही है ना? प्रॉपर लिसनिंग भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट है ना? ठीक। तो ठीक है, यशस्वी आप लोगों के बीच में नहीं है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स किससे किया था, नाम भूल गया मुझे। हाँ, वो बहुत फेमस है मुझे लगता है ना, ये भी तो है। ठीक है, लेकिन जानते थे, ये पता नहीं किए कि नहीं किए इनका मुझे। ठीक है, तो चलो है ना, आगे चलते हैं, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। है? सब बताएंगे तुम्हें, अभी बताएंगे, है ना? हाँ, मेजर जनरल अभिषेक पांडे। ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। क्या? पर्सनालिटी को गोबर। तो समझ में आ गई बात? अच्छा, ऐसा देखो, एक साल में किसी देश के निवासियों के द्वारा गैर निवासियों के साथ किए गए आर्थिक लेन देन को का जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है उसको कहते हैं बीओपी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हर वो चीज आएगी जो निवासी और गैर निवासी के बीच में है, मतलब भारत का अन्य देश के साथ कोई भी लेन देन इसमें आएगा। इस बात को अच्छे से समझ लो। अब मेरी एक बात आप समझो, इस रिपोर्ट को कौन देश बनाता है? कोई भी, सब देश बनाएंगे, और सारे देशों का कौन बनाएगा? संसद, वित्त मंत्रालय, या आरबीआई? क्यों? ऑब्वियस सी बात है, ट्रांजेक्शन के मामले में वही है। ठीक है, तो आरबीआई छोड़ के नहीं लिखना, क्या लिखना? किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। हाँ, आईएमएफ की दिशा निर्देश में, गाइडलाइन में। आज आईएमएफ गाइडलाइन बनाता है, क्यों? क्योंकि पूरे विश्व की तुलना की जाती है इससे। हाँ,
अब पूरे विश्व की तुलना कैसे हो पाएगी? जैसे मान लो तुम्हारा कोई रिपोर्ट कार्ड अलग तरह का है, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड अलग, सीबीएसई अलग तरह से नंबर लिख के देती है, यूपी मतलब सॉरी यूपी बोर्ड अलग लिख के देता है, तुलना नहीं कर सकते ना। तुलना करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सेम तरीके से हो, सेम यूनिट हो। तो इसीलिए इसको आईएमएफ की गाइडलाइन के अनुसार डॉलर पे लिखा जाता है केवल। अब जैसे आपको 100 रुपए का व्यापार हुआ, यहाँ लिखा $2 का हुआ, समझी में नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? अगर मान लो, नहीं अभी नहीं मानते, ठीक है आगे चलते हैं। आज तक मुझे नहीं पता था कि मैं रोस्ट करता हूँ, आज मुझे एक नए जंजी ने बताया कि सर आप रोस्ट करते हैं। नहीं प्रियांशु भाई, हाँ, मुझे तो लगता था ये सब मुझसे नहीं होगा। ठीक है चलो। अच्छा ये बताओ, पूरे विश्व का जो बीओपी होगा वो हमेशा जीरो रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब लेन देन होगा, लेन देन में इनकम और एक्सपेंडिचर ऐसे मान लो, मतलब क्रेडिट और डेबिट हमेशा जीरो रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? अगर मान लो हम सारे लोग पूरे विश्व का देश हैं सब मान लो, और हम लोग लेन देन करें, अब बताओ हमेशा ट्रांजेक्शन का लास्ट जो होगा वो सम जीरो आएगा कि नहीं आएगा? क्यों पता है ना? क्योंकि भाई पैसा जिसने लिया होगा दिया होगा किसी को, पैसा तो टोटल, समझ में आ गई बात ना? जैसे मान लो मैं 50 रुपए घाटे में हूं तो कोई 50 रुपए फायदे में तो होगा, तो ओवरऑल तो जीरो ही हो जाना है ना हर बात को। इसीलिए पूरे विश्व का बीओपी हमेशा क्या रहता है? जीरो। अब ये बात समझ में आ गई। अब हम ये बात करना चाहते हैं आप लोगों से कि आखिर हम ये सब पढ़ते क्यों है, ये ट्रांजेक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड है? हाँ बिल्कुल सही, आखिर हम रिकॉर्ड क्यों पढ़ रहे हैं? देखो सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा था टू मेक पॉलिसी, सबसे मेन बात है। किसी भी देश को अपनी इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर को अगर बेहतर करना है, किसी भी देश को अगर अपने इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर को बेहतर करना है, तो उसको सबसे पहले पता होना चाहिए कि समस्या कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, हम कहाँ कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मान लो हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, पर सर्विस नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, डेटा में देखा गया सर्विस वाले में हम क्या है, घाटे में। जैसे मान लो अभी हम सहयोग उद्यम करेंगे, तो हमें अगर बेहतर प्लानिंग बनानी होगी सहयोग उद्यम की, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा उसका पूरा डेटा, कि मान लो खाने का आइटम बिक रहा है लेकिन कपड़े वपड़े कम बिक रहे हैं, फिर किस तरह का कौन सा आइटम ज्यादा बिक रहा है। तो हमें ओवरऑल डेटा चाहिए ना कि हमारे इतना अमाउंट इसमें आया, इतना गया। तो वैसे पूरे विश्व में अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि हम किस में आगे जा रहे हैं, किस में पीछे जा रहे हैं, हमारे ऊपर क्या बोझ है और क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्या हमारे लिए ताकत है। ये सब कैसे पता चलेगा? जब हम पूरा रिकॉर्ड रखेंगे भारत का विश्व के साथ हुए हुए आर्थिक लेन देन से। अब पता चला खूब पैसा आ रहा है, लेकिन पता चला उसमें कितना कर्ज से आ रहा है कि कितना कमा के ला रहे हैं हम, हमें पता होना चाहिए ना। साथ में किस देश से कितना पैसा आ रहा है। जैसे मान लो खूब पैसा आ रहा है और हम जाके अमेरिका से लड़ गए, बाद में पता चला देखा अरे अमेरिका का ही पैसा आ रहा था, फिर जाके कहीं गलती हो गई, या ऐसे ही हो सकता है कि नहीं हो? तो अगर हमें अपने आप को बेहतर देश बनाना है, अपनी इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर को बेहतर करने हैं, तो सबसे पहला काम होता है हमें डेटा होना चाहिए। बार बार एक वर्ड बोलता बोला करो, डेटा ड्रिवन पॉलिसी, या इसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, जो हमारे पास सबूत हो। सबूत मतलब वही, क्यों सही बात है ना? आज ठंडक है ना? हम्म। अभिनय जी भी आ गए लखनऊ से, तुम भी? चलो ठीक, बहुत सही है। ठीक है अरे वो सुधांशु है, वो सही ही आएगा। अरे उसको इस समय राहुल संकीर्तन बनने का शौक चढ़ा है, वो हर चीज को अपनी घूमने की यात्रा से जोड़ ले रहा है ना? ठीक है, वो इस समय गौतम बुद्ध बनने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ठीक, समझ में आ गई बात?
तो सबसे पहले हमें ये पता चलेगा कि हमारा किसी देश के साथ क्या रिलेशन है इकोनॉमिक, ये भी बहुत। तो याद रखना बीओपी का फॉरेन पॉलिसी तक में इम्पैक्ट है। ठीक है, मान लो अगर भारत को जाना है दुबई, मोदी जी को, तो डेटा वेटा देख के जाएंगे मुंबई, मतलब दुबई के साथ हमारा क्या व्यापार है, क्या नहीं, क्या इशू है, फिर जाके उनसे बात करेंगे। जैसे हम चीन के साथ जाते हैं, हमेशा बात करते हैं कि देखो यार, हम तुमसे बहुत सामान खरीदते हैं, तुम कुछ नहीं खरीदते। और हमें, और यही साथ भारत के साथ ट्रंप बोलता है कि देखो यार, तुम्हारे साथ हमारा घाटे में रहता है हमेशा करंट अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह तो पूरी बात करते हैं। तो वो कहाँ से आएगा? डेटा से आएगा। डेटा क्या है? बीओपी। तो बीओपी आपकी फॉरेन पॉलिसी में डिस्कशन की कई चीजें तय करता है, हेल्थ इंडिकेटर को हेल्प करता है। साथ में बीओपी से आपके देश की क्रेडिबिलिटी पे भी बात होती है। जैसे मान लो अगर हम बहुत ज्यादा इनकम दिखा रहे हैं अपने डेटा में, तो लोग भरोसा करेंगे ना, है कि नहीं? ठीक है, तो आपने पता, तो हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन पता चलती है, हमारे देश की इससे इकोनॉमिक की ब्रांडिंग या वैल्यू या क्रेडिबिलिटी होती है। साथ में हमें दूसरी पॉलिसी को बनाने में बहुत हेल्प होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी अगर हमें बनाना है, फिजिकल पॉलिसी बनाना है, दोनों में हम एक्सचेंज रेट का मामला भी देखते हैं। तो कैसे हम बात करेंगे? इसी से, है ना। हमें अगर लगेगा कि विश्व में आने वाले समय में बहुत ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। इंपोर्ट करने का मतलब, हाँ, बाहर बेच रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं। खरीदने का मतलब डॉलर पे दबाव या रुपए पे दबाव, ये सब चीजों को जब हम समझेंगे तभी तो पॉलिसी बना पाएंगे। ये सब चीजें हमने पढ़ा था। ठीक है, साथ में कॉन्फिडेंस हमें बनाना हो, हमें भविष्य में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस को अवॉइड करना हो। जैसे मान लो भविष्य में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आने के चांस बन रहे हो, हमें दिख जाए डेटा से, ट्रेंड दिखने लगता है हर चीज का, है ना। जैसे मान लो कोई भी बर्बादी होगी, उसका ट्रेंड आपको पहले दिखने लगेगा। हाँ बिल्कुल सही, आप इससे यूथ को भी देख सकते हो, सही तुम कह रही हो। किसी भी चीज की बर्बादी के लक्षण शुरू से दिखने लगते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे आप मान लो फोन में लंबी देर तक बात कर ले गए, तो ट्रेंड दिख गया कि आप पैसा भेजने वाले हैं। ठीक है। और अगर आप बहुत घूमने उमने जाने लगे, है ना, जैसे एक शादी में गए फिर दूसरी शादी में गए, तो बहुत तरह के ट्रेंड, अगर इन सबको हम लिखें सामने, तो पता चलने लगेगा कि क्या, हाँ, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, वो सब चीजें कंफर्म हो जाती है। क्या हुआ, मैंने नाम लिया क्या तुम्हारा? नहीं नहीं, एक ही को बोल रहा हूँ, उसको तो नहीं कर जो तू। नहीं, मैंने नाम तो नहीं लिया। ये तुम्हारा परसेप्शन है, तुम मेरे ऊपर थोप रही हो अपनी विचारधारा। अच्छा, इसको वो नहीं पता ना उसकी का, हाँ। अब बेचारे को तुम धमका रही हो, ये देखो। चलो आगे चलते हैं। ए? पता चल गया? देखो ना, कितना पुरुष दबा हुआ है बेचारा। वो तो बहुत सुधांशु है। ठीक है। ए? ठीक। तो हमें समझ में आ गया कि हम बीओपी क्या है। तो एक बार आपने बीओपी समझ लिया, बीओपी का पर्पज क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड, सारी चीजों को आप एक बार जोड़ लीजिए आपस में। ठीक है, सब चीजों को जल्दी से एक बार घुमा लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।